नमस्कार आप सभी को। देखिए आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज रिसीव हो रहे थे कि मैम प्रोविजनल लिस्ट जैसे कि रिलीज हो गई है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होएगा अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक। तो देखिए इस वीडियो में मैंने ये सभी पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कितनी बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपकी क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल केयरफुली एंड किस किस टाइप से वो चेकिंग आपकी होगी एंड कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर आप लेकर नहीं जा पाते हैं तो आपको फर्दर मौका दिया जाएगा कि हाँ आप दोबारा से कुछ दिनों के अंदर इसको सबमिट कर सकते हैं एंड कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आप एक बार सबमिट नहीं करते हैं या फिर आपके पास उस टाइम नहीं अवेलेबल रहता है या फिर जब जिस डेट की उन्होंने मांगे हैं जिस क्रूशियल डेट तक के उसके बाद के आपके पास हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपके सिलेक्शन को रिजेक्ट करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जो अगर आपके पास अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं होगी या फिर जो जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से आपका फॉर्म 1 2 3 4 5 जो है साइन एंड स्टैम्प होने चाहिए उनके, अगर वो नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन से वंचित होना पड़ सकता है। इस बारे में भी हमने बात की है एंड आफ्टर दैट क्या प्रोसेस होता है, मतलब कितने दिनों में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज क्या क्या रहती है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी एंड उसमें कितना टाइम लगेगा बनने में, कितना टाइम आपको ज्वाइनिंग होने में लगेगा। 2021 वाले कैंडिडेट्स का तो सेकंड डीवी भी हो चुका है तो उनको अभी कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग कराने में उनकी, एंड जो 2023 वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट, तो उनको अभी कितना टाइम आगे लगेगा फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक और एंड उनको डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने तक। तो ये कंप्लीट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 के जो फॉर्म हैं ये नवंबर मंथ में निकले थे एंड ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2023 थी एंड आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट थी वो 9 दिसंबर 2023 थी। इसमें करेक्शन विंडो भी आपको प्रोवाइड की गई थी 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। फर्दर बात करते हैं इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट वो भी आ गई है जो कि 10 जनवरी 2024 को आई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से सर्कुलर इशू किया गया था, ऑनलाइन रिजल्ट था। एंड फर्दर बात करते हैं हम, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि 11 जनवरी 2024 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना डिसाइड किया गया था, जो कि रिसेंटली चल रहा है। बट आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरीज़ हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का हो चुका है, कुछ एस्पिरेंट्स का बाकी है सर्कल लेवल पर, तो वो भी 9 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट क्या प्रोसेस होएगा अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने तक। तो चलिए हम इसमें बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले क्या होता है, प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद फर्स्ट डीवी होता है, मतलब इसमें डीवी भी 2 टाइप्स के होते हैं, ओनली एक ही डीवी नहीं होता है। तो पहला डीवी आपका सर्कल लेवल पर होता है एंड दूसरे डीवी की अभी हम फर्दर बात करेंगे जो कि 11 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 को होना डिसाइड हुआ था। इसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर जाना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड कराए थे, अपलोड कराए थे एंड जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी थी वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी चेक होती है। मतलब ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है बट ओवरऑल आपकी ये सभी इंफॉर्मेशन जो है चेक की जाती है। तो इसमें क्या क्या चेक होते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी इनमें से आपने अपलोड किए थे रेस्पेक्टिव जॉब्स के लिए, इन सब की चेकिंग होती है कि भाई ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इशू हो रखे हैं या नहीं हो रखे। फर्दर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है, उनकी वैलिडिटी देखी जाती है एंड क्रूशियल डेट देखी जाती है।
एक तो होता है वैलिडिटी की हर एक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है, जैसे SC/ST का सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ऐसे ही OBC का सर्टिफिकेट 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है एंड EWS सर्टिफिकेट 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है मोटे मोटे तौर पर, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको फर्दर मौका भी दिया जाता है कि सेकंड DV होगा, आप तब सबमिट कर सकते हैं। तो ये सर्कल टू सर्कल थोड़ा वेरी करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी। कहीं पर तो बहुत ही हार्ड चेकिंग की जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी किया जाता है, बट कहीं कहीं पर थोड़ा लीनियंट व्यू रखा जाता है। अगर कुछ किसी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो उनको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आफ्टर करेक्शन सबमिट करने का मौका दिया जाता है। फर्दर इसमें फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 की जेन्यूननेस, मतलब ये क्या सही है एज पर डायरेक्टरेट लिस्ट। मतलब जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होता है तो इसके रिगार्डिंग डायरेक्टरेट द्वारा एक लिस्ट इशू की जाती है कि कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है और कौन कौन से नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि जो इशूइंग अथॉरिटी है फॉर्म्स की, वो क्या एज पर डायरेक्टरेट लिस्ट इसमें फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म्स हैं डिफरेंट 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जेन्यूननेस, मतलब इनकी असलियत चेक की जाती है, क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। ओके, फर्दर बात करते हैं कि PWBD सर्टिफिकेट, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होता है उनके लिए PWBD सर्टिफिकेट ये जो है मैंडेटरी होता है। तो ये भी देखा जाता है कि उनके पास है या नहीं है। फर्दर बात करते हैं DOB सर्टिफिकेट। DOB सर्टिफिकेट आपकी 10th की मार्कशीट भी हो सकती है या फिर अलग से आप सर्टिफिकेट बनवाया हुआ होगा अगर आपने, तो वो लेकर जाएंगे। तो उसमें देखा जाता है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है या 10th की मार्कशीट में है, क्या वही अदर सभी डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे कि आधार एंड पैन कार्ड एट्सेट्रा। फर्दर बात करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट सभी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है, बट पोस्टल असिस्टेंट की जॉब के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये आपको लेकर जाना है। बट अगर आप लेकर नहीं जाते हैं फर्स्ट DV में, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप सेकंड DV के दौरान इसको सबमिट कर सकते हैं। ये आपका DV कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे देंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है फिट पाए गए, ये एडमिटेड है, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसमें वो नॉट एडमिटेड लिख देंगे और आपको फर्दर जो सेकंड DV होगा उसमें सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको कुछ दिनों का वेट करना होगा। एंड सेकंड DV SMS ईमेल, मतलब जो सेकंड DV की जो कॉल आएगी आपके पास, वो या तो SMS के थ्रू आएगी या फिर बस ईमेल के थ्रू आएगी, और अदर कोई भी थर्ड कम्युनिकेशन यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई कॉल करके बोल रहा है, तो ऐसे कॉल वॉल से आपको जो है थोड़ा सावधान रहना है। इंडिया पोस्ट जो है कभी भी आपके पास ऐसे कॉल नहीं करता है कि भाई आपका ये सिलेक्शन हो गया है फलाना ढिमका, जो भी है मतलब XYZ इन्फॉर्मेशन ऐसे आपसे शेयर नहीं करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एंड रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसके थ्रू ही शेयर की जाती है। अब आती है बात सेकंड DV की। सेकंड DV के लिए कॉल आ गया है, आपको बता दिया जाएगा कि दिस डेट से लेकर दिस डेट तक आपको रेस्पेक्टिव डिवीज़न में आपको डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा कि ये आपको डिवीज़न दिया गया है, एंड इस डिवीज़न में जाकर जो है आपको अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेना है। तो आप रेस्पेक्टिव डिवीज़न में, मतलब जो भी आपको डिवीज़न अलॉट किया जाएगा उस डिवीज़न पर में जाएंगे, एंड डिवीज़न लेवल पर आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिमिलरली जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे, सेम ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, बट यहाँ पर चेकिंग थोड़ी हार्ड की जाती है, मतलब माइन्यूटली चेकिंग की जाती है, एकदम माइन्यूट चेकिंग, बहुत ही केयरफुल्ली चेक किया जाता है, क्योंकि ये एकदम से स्क्रूटनी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल होती है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम बेस्ड तो है नहीं ये रिक्रूटमेंट, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड से आपकी रिक्रूटमेंट है। तो बहुत ही केयरफुल्ली आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक एंड वेरीफाई किए जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। बता दिया जाता है उसमें कि सीरियली इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। जब आप डिवीज़न ऑफिस जाएंगे तो वहीं पर आपको एक लिस्ट लगी मिलेगी और उसमें बोला जाएगा कि इस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए, और तब तक आप कर लेंगे। फिर आपको जो है 1 बाय 1 कॉल किया जाता है एंड आपका डीवी होता है। तो इसमें अच्छे से पूरी स्क्रूटनी की जाती है। 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है देखी जाती है कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड जैसे अगर ग्रेजुएशन है तो वो यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एंड फर्दर जो है कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अगेन वही, ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है इसकी वैलिडिटी एंड क्रूशियल डेट का। एक क्रूशियल डेट होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है कि क्या वो एज पर वैलिडिटी पीरियड एंड क्रूशियल डेट फिट है या नहीं है। अगेन फॉर्म 1 2 3 4 5 की जेन्यूननेस आपकी चेक की जाती है कि वो एज पर डायरेक्टरेट लिस्ट है या नहीं है। और जो फॉर्म इशूइंग अथॉरिटी है या फेडरेशन जो भी है, मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है तो यहीं पर आपका जो कैंडिडेचर है, जो प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आ रखा है, वो कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया था या ये फॉर्म अपलोड किया था। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया होता है एंड आप अभी फॉर्म दिखा रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में ये मिसमैच पाया जाता है और आपका कैंडिडेचर जो है फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मैं अभी एक सर्कल लेवल का ही एग्जांपल दिखा देती हूँ। सर्कल लेवल पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके चल रहे हैं तो उसमें ये 29 जनवरी 2022 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो इसमें बाकी सभी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी सही पाई गई है, एडमिटेड लिखा हुआ है इसमें। बट जो ये इशूइंग अथॉरिटी है, जनरल सेक्रेटरी यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इससे इन्होंने सर्टिफिकेट इशू कराया था और ये इन्होंने देखा है कि डायरेक्टरेट की जो लिस्ट है उसके अंडर नहीं आती है, उसके अंडर नॉट रिकॉग्नाइज्ड है ये वाली फेडरेशन। तो इन्होंने फिर रिजेक्ट का रिमार्क यहाँ पर लगा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है इनके प्रोविजनल सिलेक्शन को। ऐसा और भी कुछ कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है तो भाई डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे से चेक होंगे ही आपके। फर्दर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट ये फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए होता है, मैंने बता ही दिया है आपको। और इसमें इसकी जो कितना परसेंटेज है, कितना मतलब कि अंडर कैटेगरी आता है या फिर लेस कैटेगरी आता है, ये सब देखा जाता है और इसकी जेन्यूननेस चेक की जाती है। देन हम बात करते हैं DOB जो है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स में अगेन सेम होनी चाहिए। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने उस टाइम नहीं जमा कर पाए थे सर्कल लेवल पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो आपको डिवीज़न लेवल पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें सबमिट करना होता है। बट अगर किसी कारणवश इसको आप अभी भी जमा नहीं कर पाते हैं तो फर्दर आपको कोई डेट दे दी जाती है कि इस टाइम पीरियड में आप आकर इस डेट को जमा करा सकते हैं। एक आपको यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट देना होता है, ओथ ऑफ एलिजेंस, मतलब एक तरह से ये निष्ठा शपथ होती है। और मैं ये इसका फॉर्मेट भी आपको थोड़ा दिखा देती हूँ किस टाइप से रहता है। ये इसका फॉर्मेट रहता है, कहीं कहीं पर तो ये ऑनलाइन वाला फॉर्मेट ही मतलब एप्लीकेबल होता है, बट कहीं कहीं पर जब आपका डिवीज़न वेरिफिकेशन होता है, डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दौरान भी आपको एक अलग से पेपर दिया जाता है कि आप ये वाला फॉर्म भरा करके आपको लाना है रिगार्डिंग ओथ ऑफ एलिजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल मेरिट आपकी कैसे बनती है। तो देखिए, फाइनल मेरिट एंड जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ आपका और उसके बाद फाइनल मेरिट तक का जो टाइम रहता है, इसके बीच कुछ एक्टिविटीज़ रहती है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लीट की जाती हैं और उसके बाद ही उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़, सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म्स आपने सबमिट किए हैं, फॉर्म 1 2 3 4 5,
उनकी मतलब उनको वेरिफिकेशन कराया जाता है रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से। जिस अथॉरिटी से आपको वो इशू किया गया है वहाँ पर उसको भेजा जाता है और उसको वहाँ पर वेरीफाई कराया जाता है कि क्या ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है एंड इसके रेस्पेक्टिव आपके पास सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या नहीं है। मतलब जिस डेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू किया गया था क्या वो आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड है ऑनलाइन या नहीं, क्योंकि अभी तो सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन मोड में आपके रजिस्टर्ड रहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के पास। तो ये सभी चेकिंग्स जो है कराई जाती हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। जैसे ही ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आ जाते हैं सभी कैंडिडेट्स के, तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी की जाती है और उसका बेसिस रहता है सबसे पहले तो कि फॉर्म जेन्यून होना चाहिए, आपका वेरिफिकेशन होके अगर यस आता है तो ही उन कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाता है। और जिनका वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा तो फिर उनको सिलेक्शन से भी कैंसिल समझ लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है उनका सिलेक्शन। तो फाइनल मेरिट फिर बनती है हाईएस्ट अचीवमेंट एंड नंबर ऑफ मेडल्स के बेसिस पर बनती है कि हाईएस्ट अचीवमेंट जैसे कि इंटरनेशनल हाईएस्ट अचीवमेंट है एंड नंबर ऑफ मेडल्स उस एस्पिरेंट ने कितने जीतते हैं। और इसमें भी ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स जिसने ज़्यादा जीते हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है एंड नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स, नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स, मतलब पूरा एक कंक्लूजन निकाला जाता है, ऑनलाइन लिस्ट रेडी की जाती है इसमें फ़िल्टर लगा करके और फाइनली ये लिस्ट रेडी हो जाती है। तो जिसकी हाईएस्ट अचीवमेंट एंड नंबर ऑफ मेडल्स जो है ज़्यादा होते हैं उनको पोस्टल असिस्टेंट कैडर दिया जाता है, जिनके उनसे थोड़ा कम रहते हैं तो उनको पोस्टमैन एंड मेल गार्ड कैडर दिया जाता है एंड जिनके उनसे भी कम होते हैं उनको एमटीएस की पोस्ट पर रखा जाता है। जैसे ही ये फाइनल मेरिट बन जाती है उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू कर दिए जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद। तो उसमें आपकी कुछ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ रहती है जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म्स में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं, आपको कुछ डिक्लेरेशंस देने होते हैं, कुछ अंडरटेकिंग्स देनी होती है एंड जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स के इसमें थोड़े फॉर्म्स रहते हैं, वो आपको सभी फिल करके जमा कराने होते हैं। मेडिकल आपको अपना कराना होता है तो मेडिकल का बता दिया जाता है कि आपको कहाँ पर कराना है, वहाँ पर जाकर आपको उसी हॉस्पिटल में मेडिकल करा लेना होता है। और मेडिकल की जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है और ऑफिस में सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस अलॉट कर दिए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस अलॉट करने के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है डिपार्टमेंट में। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो फर्स्ट डे से ही आपकी इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट के केस में मैं आपको बताऊं इन हाउस ट्रेनिंग जो है 15 दिन की होती है, तो 15 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है एंड फाइनली आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है ये। फाइनली नाउ यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आपकी सैलरी भी उसी डेट से स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन से आपको ज्वाइनिंग मिली है उसी डेट से आपकी सैलरी बननी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है प्रोविज़नल लिस्ट में नाम आने से लेकर आपका फाइनल ज्वाइनिंग तक किस किस स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ता है, ये सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, देखिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है तो इसमें और किसी टॉपिक पर बात करना जेन्यून नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑल डाउट्स आस्क्ड स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। जितने भी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट एस्पिरेंट्स ने डाउट्स पूछे हुए हैं कमेंट्स में उनके मैं आंसर करूँगी यहाँ पर। एंड जो स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज़ मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती हैं अपने इंडिया पोस्ट में, उनकी बात करेंगे। और क्या इसमें फर्दर वेट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, मतलब क्या आपका जो अभी तो एक ही लिस्ट आई है प्रोविजनल लिस्ट, क्या इसमें फर्दर वेटिंग लिस्ट आने का भी ऐसा कोई प्रोविज़न है या नहीं है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा तभी आपको इसका जो सिनेरियो है एंड प्रोविजंस है वो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी
एंड अगर फिर भी अभी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसमें मैं डिस्कस नहीं कर पाई कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी थोड़ा एक डिटेल में मेरे को समझाना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है आपको ये अपडेट देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।